नमस्कार। हमने मेरे संग की औरतों का भाग 1 में चर्चा की थी कि लेखिका की नानी, माँ और परदादी तीनों ने ही परंपरागत रहते हुए भी समाज में हटकर कार्य किए। दादी ने तो भगवान से प्रार्थना की। यही समझा जाता था कि दादी का सीधा तार भगवान से जुड़ा रहता है। तो उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की कि पहला बच्चा उसे पोती के रूप में मिले, तो भगवान ने भी उसे आशीर्वाद दिया और 1-2 नहीं पूरी 5 पोतियां दान में दे दी। भगवान को क्यों कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ में आई थी। यहाँ लेखिका कह रही है कि भगवान से तो सीधा तार था, लेकिन बड़े बड़े चोर भी माँ जी के सामने पानी भरते थे और वो भी उनके सामने अफरा तफरी में आ जाते थे और उनका कार्य ऐसे ही कर दिया करते थे। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तभी वहाँ गांव में किसी की शादी थी, तो गांव के सभी जो व्यक्ति थे, पुरुष थे, वो बारात में चले गए थे। घर में औरतें सज धज कर रत जगा कर रही थी। नाच गाना और ढोलक की थाप जोर जोर से बज रही थी। सभी लेडीज़ें जो हैं, स्त्रियां गाना गा रही थी। हवेलियों में नाच गाना हो रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। तो किसी को खबर ना हुई, पर चोर था कि बदकिस्मती से किस कमरे में घुसना था। तभी वहाँ पर एक चोर हवेली में सीढ़ी लगाकर ऊपर हवेली में घुस गया। तो वह बदकिस्मत चोर था कि वो उसी कमरे में घुसा जिसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि माँ जी आज दूसरे कमरे में उसको मिलेंगी। चोर को भी माँ जी का सीधा भगवान से तार जुड़ा हुआ है, इसकी खबर थी। इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। खैर, बुढ़ापे की नींद थी। चोर दबे पांव घर में घुसा, लेकिन फिर भी आहट के कारण माँ जी की आँख खुल गई। माँ जी ने कहा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। धीरे से चोर बोला कि मैं हूँ। पानी पिला? माँ जी का ने कहा, मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है। चोर झिझक गया और ठहर कर वहीं रुक गया। तब तक माँ जी ने अपने बिस्तर के आसपास टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा उनका खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। लोटे में पानी नहीं है और लोटा खाली पड़ा हुआ है। कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से इसको छान कर लेकर आना, जो भी तू पानी इसमें भर कर लाएगा। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जान लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है? चोर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था, लेकिन माँ जी तो यहाँ पर लोटे के ऊपर बंधे हुए कपड़े की बात कर रही थी। और कमरे में भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे पहले ही थी। पर बुढ़िया भांग भी छानकर पीती होंगी। एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान होकर, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने उसको कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के मारे चोर ने सच उगल दिया कि मैं आपको पानी कैसे पिलाऊंगा, मैं तो चोर हूँ, यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। चोर घबराया हुआ था और उसने घबराहट में कह दिया, मैं तो चोर हूँ। तो माँ जी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी नहीं पिलाएगा क्या? और मेरा धर्म मत बिगाड़ियो। लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़ के धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर ही भरियो। यहाँ पर चोर से माँ जी कह रही हैं कि तू मेरा धर्म भ्रष्ट मत कर देना। कपड़े मुंह पर, लोटे के मुंह पे कपड़ा लगा हुआ, उसको मत हटा देना और लोटे के मुंह पर कपड़ा लगे रहने देना, जिससे कि पानी छन कर उसमें भर जाएगा। और अपने हाथों को रगड़ के धो लेना, जिससे कि पानी साफ सुथरा रहे। चोर ने कहा, आप चोर के हाथ से पानी पी लेंगी? कहा ना, हाथों को रगड़ के धो लेना। सब नाच गाने में लगे हुए हैं।
तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है यहाँ पर मुझे जो पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में बैठे हुए हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, अकबकाया का मतलब यहाँ घबराया, चोर घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया पानी भरने के लिए। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो ले आया, पहरेदार ने उसे वहीं पे धर दबोचा, मतलब कुएं पर ही पहरेदार ने उसको पकड़ लिया। तब माझी ने लोटे का आधा पानी खुद पी लिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, ये लोटे से पानी पीकर आधा पानी तू पी ले। अब एक ही लोटे से पानी पीकर अब हम दोनों माँ बेटे बन गए हैं। अब बेटा चाहे तू चोरी कर या तू चाहे इस आकर खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेतीबाड़ी में लग गया। अब चोर का धर्म परिवर्तित हो गया और चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और आकर माझी की सलाह मानकर वह खेती धंधा करने लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा था, जब लेखिका ने उसको देखा था, तो वह भला मानुस बूढ़ा लग रहा था। मुझे डरा डरा और हैरान सा भी दिख रहा था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माझी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना नहीं थी उपजी थी मेरे अंदर, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमांचक ही रही थी। हमेशा ही मैं बहुत ही रोमांचकारी रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। यहाँ पर उस समय लेखिका बीमार पड़ी हुई थी 15 अगस्त 1947 को। उन दिनों टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा था, एक जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न को देखने की इजाज़त नहीं दी थी। चूँकि डॉक्टर मेरे नाना के परम मित्र थे और उनसे ज़्यादा ही मुझे नाना ज़्यादा समझते थे, ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे नाना से भी ज़्यादा। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से, राजनेताओं से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए थे। उन्होंने भी मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, मैं बुरी हाल से रोती कलपती रही कि मुझे वहाँ इंडिया गेट पे जश्न देखने जाना है, परंतु मुझे वहाँ जाने की किसी ने कोई भी इजाज़त नहीं दी। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा, जो कि मैं उस समय इतना रोई थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि मैं गुड़िया के बहलाने से बहल जाती और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के तर्क देने पर मैं उसको समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ोब, एक उपन्यास है ये और इसके लेखक हैं दस्तोवस्की, जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था, उसको लेखिका को पकड़ा गए। किताब पढ़ने का मुझे बड़ा मिराक था। मिराक का मतलब है कि मानसिक रोग था। लेखिका को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके हैं, मतलब वहाँ से घर से जा चुके हैं। वो सब भी इंडिया गेट पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने के लिए सभी जा चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोलकर बैठ गई। मैं भी किताबें पढ़ने लगी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू कर पाऊँ, क्योंकि किताब पढ़ने का लेखिका को शुरू से, प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो फिर किताब से हटी नहीं और किताब में ही घुसी रही, उसी को पढ़ती रही। कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक रही होगी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गुडमुड हो गए। कितना पहली बार मैं पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब लेखिका को वो उपन्यास इतना समझ नहीं आया, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी, ना ही वो ब्रदर्स कारामाज़ोव का जो उपन्यास था वो उसकी पढ़ने लायक उनकी उम्र थी।
पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। मुझे एकदम याद हो गया था, मुँह ज़बानी याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, ये लेखिका का नाटक है, और 3 किलो की छोरी ये कहानियाँ हैं। व कट गुलाब ये उपन्यास के अंश हैं जो लेखिका ने अपनी पुस्तकों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हमने कभी नहीं सोचा कि हम 4 बहनें या 5 बहनें हैं, और हमने हमेशा ही नानी, माँ और परदादी की तरह परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं, और लीक से हटकर ही हमने कार्य किए। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं। यहाँ लेखिका कह रही है कि दादी ने जिस पोती के लिए, पहली पोती के लिए जो मन्नत मांगी थी कि पहली पोती हो, तो वो लेखिका नहीं थी बल्कि उसकी बड़ी बहन थी मृदुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मृदुला। लेखिका अवतार हुआ, वह लेखिका के रूप में निकल कर आई। उसने भी लेखन का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि लिखना उसने शादी के बाद शुरू किया था और अपना नाम बदल कर पति का नाम ग्रहण कर लिया था। वह भी उसके आगे भी हीन भावना आड़े नहीं आई थी, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत उसने ग्रहण कर लिया। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम मेरा उमा था। यहाँ पे मृदुला का नाम घर का उमा था, बाहर का नाम उसका मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया था, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मैंने भी अपने पति का नाम धारण किया गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। यहाँ पर जब लेखिका को ये पूछा जाता था कि तुमने शादी के बाद अपने नाम क्यों बदले, तुमने वही नाम चलाने थे, क्योंकि ये एक चलन उस समय चला था, तो इसलिए उनसे पूछा जाता था नाम क्यों बदला तुमने। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते हमने देखा। मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि पिताजी से भी लोग बहुत कुछ पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका पेट नहीं भरा है, मन नहीं भरा है कि हर बेटी के आपने 2-2 नाम रखे हुए हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम रखा था गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में भी कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी सारी ज़माने की बातें उनको सुननी पड़ी। उनका एक एक नाम ही रखा गया, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम रखा गया राजी, और बीच की 2 बहनें जो लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव ने बहुत बाद में लिखना शुरू किया। अचला ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और राजीव ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा था। फिर उसके फ़ायदे भी सामने नज़र आने लगे थे। घर के भीतर मुझे हिंदी की आलोचना बुद्धि से 2-4 हाथ नहीं करने पड़ते, मतलब जो व्यक्ति आलोचना करते हैं उनको सहन नहीं करना पड़ता है। खैर, मैं अपनी नहीं उन 2 देवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजे धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही हो। समझ में आता है जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है।
पर यहाँ लेखिका कह रही है कि मेरी 2 बहनें हैं जो कि नहीं लिखा करती थीं और वो हमसे ज़्यादा ही अच्छी थीं। हम यहाँ पर शेर हैं पर वो हमसे ज़्यादा हैं, वो सवा शेर हैं। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम ये था कि गर्मी की भरी दोपहरी में भी जब वह स्कूल से वापस आती थी तो उससे छोटी जो बहन थी अचला, वो बस अड्डे से लेने आती थी तो रेणु उसमें बैठकर इनकार कर देती थी। मतलब अचला तो गाड़ी में बैठकर आती थी और रेणु उस गाड़ी में बैठने से मना कर देती थी और कहती थी गाड़ी में बैठ के सामंत शाही का प्रतीक होता है। तो साथ में जो शायद सामंती ही लगता है जो थोड़ी सी दूर के लिए भी गाड़ी में बैठा जाए तब। साथ ही पिताजी अतिरिक्त लाड़ प्यार भी उसी को ज़्यादा करते थे और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी ही उसको फारिग कर देते, मतलब उसको भेज देते थे। ये लाचारी का भी है। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, मतलब माँ को ज़्यादा मतलब नहीं था हमारी ये सारी कार्य करने से, पर पिताजी हर कार्य को करते थे और कुड़ते भी रहते थे। जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठकर नहीं आई है बल्कि रेणु गाड़ी में बैठकर आ रही है और वह अचला उसके पीछे पीछे खरमा खरमा, बचपन में खरमा खरमा का मतलब है कि धीरे धीरे पैरों से वो चलती हुई आ रही है। तो एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र भी मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया था, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई थी तो अचला ने मना कर दिया था। पहले मुझे ये बताओ कि बीए पास करना कोई ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि हाँ कोई फ़ायदा है और अगर वरना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तरह तरह के तर्क दिए, माँ ने भी उसको समझाया, परंतु उसने बीए का इम्तहान नहीं दिया, देने से पूरी तरह से मना कर दिया। उसके लिए वह अड़ गई थी। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत दे सकेंगे तुम्हें, बगैर बहुत सी तर्क उन्होंने दिए, परंतु उन्हें रेणु को न खुद उन्हें आखिर कोई विश्वास आया और न ही वह पिताजी को विश्वास दिला पाई। आखिर उन्हें उसी तर्क का सहारा लिया जो युवाओं से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर ही लेकर वह आई। सच बोलें तो वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत बिना लोगों के हंसाए रह लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, मुझे इत्र लगाना पसंद नहीं है। मतलब वह बहुत ही सीधे साधे स्वभाव जैसी थी और उसको ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। तीसरे नंबर पर वह चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के अंक ज़्यादा आया करते थे। मतलब जिसको वह पढ़ाती थी उनके अंक ज़्यादा आते थे, पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी। मुश्किल ये भी थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके ही रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, आती ही क्यों। उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोचती हूँ वही उसी कार्य को मैं करती हूँ, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही।
पिताजी का कहना मानकर पहले उसने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता में भी दाखिला ले लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिताजी की पसंद से ही उसने शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई और घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते करते लेखन में भी उसको लिखना शुरू कर दिया। उसको भी लिखने का रोक लग गया। मंजुल ने भी हमारी तरह लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना संभाल चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चलती रही हो, पर कगार तोड़ा नहीं, डूबी नहीं शादी। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को भी सही रूप से चलाया और अपनी मर्जी से भी कार्य किए। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हों, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़े मतलब बेंच पर सीट पर बैठते। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। यह लेखिका कह रही है कि उसने दिल्ली से ही पढ़ाई की थी, दिल्ली के कॉलेज में वह नौकरी करती थी और यहाँ पर वह नाटकों में भी भाग लिया करती थी। उसे बहुत शौक़ था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर में के भीतर ही उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ भी नाटक करने के लिए मना लिया था। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए भी हमने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र तक पहुँच रहे थे। एक वहाँ कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त मतलब अपनी अर्जी दी कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। मैंने गैर क्रिश्चियन स्कूलों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप ये हमें यकीन दिलाइए कि स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता ही रहेगा। इस पर लेखिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी भी चीज़ के लिए ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्षों तक वह चलती रहेगी। और वे भी गुस्सा में आ गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो। ये समस्या आपकी है, ये मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। लेखिका ने स्वयं हिम्मत करके कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलवाऊंगी और वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने लगे। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याति स्कूलों में दाखिला भी उनको मिल गया। यहाँ पर लेखिका ने अपनी सिफारिशों के द्वारा एक तीन भाषाओं को सिखाने वाला प्राइमरी स्कूल खुलवाया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपन के नमूने पेश किए हैं, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया है मेरे लेखन में। मेरे जिद्दीपन ने सबसे ज़्यादा जो मंच पाया है मेरे लेखन में पाया है, क्योंकि लेखिका ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हैं, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाश कर रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी हूँ। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है।
इस कायामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलों में पानी तैरने लगता है। पानी में फाइलें सारी डूब जाती हैं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं दिखाई देता है। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली आऊँगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, मतलब मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं था कि स्कूल बंद होगा। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी आ रहा होगा, पर बारिश के चलते सब ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। सभी ने कहा कि स्कूल बंद होगा। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। स्कूल वह बंद था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने उससे कहा कि हमने तुझे पहले ही समझाया था कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह किसी की बात नहीं मानी और वह स्कूल पहुंच गई। सभी ने उससे कहा, स्कूल बंद था ना? तो रेणु ने कहा, स्कूल तो बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव रहा होगा उस दिन रेणु को अकेले जाते हुए। जगह जगह पानी से लबलबा करते हुए सड़क और सुनसान शहर। चिनाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अपनी मंजिल की ओर चली जा रही है। अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस तरीके से यहाँ पर रेणु अपने स्कूल पहुंचकर भी उसको अपनी जीत का एहसास हुआ होगा कि मैंने किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। ये अध्याय मृदुला गर्ग द्वारा मेरे संग की औरतें एक पारंपरिक परिवार के बारे में बताते हुए लेखिका के बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उनके परिवार में पारंपरिक तरीके से जीवन यापन करते हुए उन्होंने इसको लिखा है। और इस अध्याय को पढ़कर मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।